कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए बच्चों में या पेरेंट्स में? तो दो तरह की पेरेंटिंग हमें नजर आती है कि या तो एक्सट्रीम सख्ती है या तो हमने उनको बॉक्सेस में डालना है। बिल्कुल आजकल तो खैर दोनों जॉब पे होते हैं, तो फिर उस टाइम पे किस तरह अपने बच्चों को पालना चाहिए? वो पेरेंट के साथ, फादर के साथ, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है तो वो फिर पेयर्स में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं और गलत चीज़ों में पढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है बच्चों के लिए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। वो एक एडल्ट के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है अगर हम भी कर रहे हैं। तो असल में ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या चीज़? पावर्ड औरत वो है जो एक सर्टन तरह से ड्रेसअप होती है और एक सर्टन गाड़ी से निकलती है और एक सर्टन काम पे जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आजकल के जो हमारे बच्चों का इशू आ रहा है कि उनको पेरेंटिंग जो है ना वो ठीक तरीके से दी नहीं जा रही, या तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं या तो इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चा कुछ शेयर ही नहीं कर पाता। इसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट है इस पर बात करेंगे कि असल में ये चीज़ है क्या, और इसी के साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करेंगे क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद में बेहतर की जाएँ, क्या ये इम्प्रूवमेंट प्रोफेशनली है या पर्सनली है। तो इसी के लिए आज हमने इन्वाइट किया है इरम नबीला रहमान साहिबा को, जो कि क्रिएटर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और काउंसलिंग भी करती हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम इरम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। इसी के साथ साथ मैम पहले सवाल की तरफ आते हैं हम। मैं पूछना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग के हवाले से काम कर रही हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, इसके साथ क्रिएटर भी हैं, तो क्या ज़रूरत पेश आई आपको और किस तरह इस फील्ड में आना हुआ आपका? अच्छा, 3-4 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन पेरेंटिंग, तो उस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि नोबडी वाज डूइंग इट एट दैट टाइम। आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते उस पर कंटेंट बनाती रही, फिर लोगों ने इन्विटेशंस दिए, पॉडकास्ट पे, लाइव शोज़ पे जाना शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी पॉडकास्ट भी शुरू कर लिए टू एजुकेट पीपल। तो बस ये कह लें एक पैशन है लोगों को सिखाने का, बताने का। फिर डिग्री भी इसी में कर ली कि जो पर्सनल 1-on-1 सेशंस कर सकूँ विद पेरेंट्स, विद इंडिविजुअल थेरेपी भी मैं अब कर रही हूँ। तो बस एक शौक़ है, एक वो जज्बा है कि जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है वो आगे लोगों को सिखा दूँ। मैम, पेरेंटिंग के हवाले से आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि यार ये इस तरह कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए बच्चों में या पेरेंट्स में? अच्छा, तो माय सन वाज ऑलरेडी 3 व्हेन आई डिस्कवर्ड पॉजिटिव पेरेंटिंग के डिसिप्लिन के तरीके, जो सही तरीका है वो एग्जैक्टली है क्या। हमने देखे ना प्रॉफिटिक जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनकी हमने पेरेंटिंग पढ़ी हुई होती है ना तरीके। बस हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिसेस हैं पेरेंटिंग को लेकर, जैसे कि सख्ती करो, डांटो, मारो, बेटा है तुम्हारा स्पॉइल हो जाएगा अगर तुम उस पर सख्ती नहीं कर रही, उसको मना नहीं कर। देखिए, मैं लोगों को ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप पॉजिटिव डिसिप्लिन करें तो आप ना नहीं कह सकते, बच्चे की हर बात आपने माननी है। तो दो तरह की पेरेंटिंग हमें नज़र आती है कि या तो एक्सट्रीम सख्ती है कि कंट्रोलिंग और अथॉरिटेटिव के ये करना है और ये नहीं करना, ऐसे और वैसे, या तो हमने उनको बॉक्सेस में डालना है बिल्कुल कि मेरे हिसाब से चलो, या फिर हमने उनको एक्सट्रीमली पैम्पर कर देना है, जो एक दूसरी नज़र आ रही है ना पेरेंटिंग, जो आजकल वेरी कॉमन स्टाइल है कि यू नो डू वट एवर यू वांट, या जो मुझे नहीं मिला ज़िंदगी में मैं अपने बेटे को ला के दूंगा। तो वो बच्चा फिर वो स्पॉइल्ड की तरफ चला जाता है, वो एक अलग तरह की तबाही लाता है, ये एक अलग तरह की तबाही लाता है। रवि नहीं है किसी में। हाँ, तो इसमें सबसे ज़रूरी ये था कि, और उनको खुद नहीं पता कि देयर इज़ अनदर वे विच इज़ द राइट वे, कि अगर आप इस्लामिक पेरेंटिंग पढ़ें कि आपने सॉफ्ट होना है लेकिन आपने फर्म भी होना है, आपने बच्चों को एक रूटीन देनी है, रिचुअल्स देने हैं, आपने उनको अपना वैल्यू सिस्टम सिखाना है, बताना है, लेकिन मार के, थोप के, फोर्सफुली नहीं, मोहब्बत से इंट्रोड्यूस कराएं। अपने घर के एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, रोल मॉडलिंग करें। अगर आप आराम से बात करेंगे तो बच्चे भी आराम से बात करेंगे। तो ये जो हमारे साथ होती थी ना पेरेंटिंग की, मैं जो चाहे कहूँ और मैं जो चाहे करूँ, तुमने ये नहीं करना, जो हमारे फादर्स करते थे या हमारी मदर्स करती थी। मिलेनियल्स की जो पेरेंटिंग हुई है उसमें यही था कि फादर्स ऊंचा भी बात कर रहे हैं, गाली भी दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, गुस्सा आ रहा है गुस्सा उतार भी देंगे, तुम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैम, हम क्यों ऐसा देखते हैं कि जो उस दौर के बच्चे थे वो ज़्यादा तमीज़दार थे, इखलाकी तौर पे वो काफ़ी अच्छे थे, उनके गोल्स काफ़ी ओरिएंटेड थे वो सारे। देखिए, उसमें एक जो चीज़ मैं कहूँगी, जैसे जो प्रैक्टिकली लाइफ में जो आपकी स्किल्स काम आती है ना, जो इनको प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो हमने उस तरह से सीख ली कि हमारे ज़माने में इतनी मेड्स और ये वाला कल्चर नहीं था हेल्पर्स का। तो हमारे घर पर आती नहीं थी हेल्पर्स, अम्माएं काम कर रही होती थी। तो उसमें जब हमारी छुट्टियां होती थी या कुछ भी होती तो लड़के भी घर के काम करते थे कि ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, और लड़कियां भी घर के काम करती थी। तो जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स जब भी किसी भी जनरेशन में कि कहीं भी आप बच्चों को सिखाते हैं ना, तो उनमें रेजिलियंस पैदा होती है। तो एक ये फ़ायदा तो हुआ। बाकी आप जो इखलाकी तौर पर कह रहे हैं, तो हमें कंट्रोल्ड बहुत रखा जाता था।
तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हम क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। कोई चीज़ दिल चाह रहा है, नहीं दिल चाह रहा है, हमें करनी है क्योंकि अम्मी ने कह दिया है या अबू ने कह दिया है। तो अभी हमने बच्चों को स्पेस देनी है क्वेश्चनिंग की, कि अगर हमने ये चीज़ करनी है तो ये क्यों करनी है। हमने उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करना, उन पर थोपना नहीं है, उनको फोर्स नहीं करना कि ये चीज़ ऐसे करनी है तो इसका क्या फ़ायदा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर आप नहीं चाहते बच्चा जंक फूड खाएं तो उनको लॉजिकली समझाएं, शुरू से अपने घर में जंक नहीं लेके आएँ, उनके सामने जंक फूड ना खाएं। अगर मैं खुद चिप्स खा रही हूँ, ड्रिंक्स पी रही हूँ और फिजी ड्रिंक्स और सब कुछ, और मैं बच्चे को नहीं दे रही, तो फिर उसका तो दिल चाहेगा ना। तो आपने सिस्टम में, अपने इन्वायरमेंट में वो चीज़ें क्रिएट करनी। अब उसमें जॉइंट फैमिली वाले लोगों का अक्सर सवाल आता है कि चाचू दे देते हैं स्क्रीन, या फुप्पो दे देती हैं, या दादो फ़ोन पकड़ा देती हैं, और हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बेहतर करना है, एज अ मदर, एज अ फादर, कि जब मेरी बात मैं कुछ कह रही हूँ तो उसमें एक वैल्यू हो। अब वो आप जॉइंट फैमिली में रह के भी क्रिएट कर सकती हैं। वो इस तरह से होगी कि आप बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए भी है, गोल्डन टिप है। पूरा दिन आप बहुत बिजी हैं, आप भी काम कर रही हैं, आपके मियाँ भी काम कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं है बच्चों के लिए। आपने रात को 15 मिनट इंडिविजुअली हर बच्चे के साथ गुजारना है, जिसमें आपने उनको नसीहतें नहीं करनी, उनसे पूरे दिन का नहीं पूछना, खाना खा लिया, होमवर्क कर लिया, नहा लिया, ये कर लिया, नहीं। आपने उनकी बातें सुननी हैं। और इनिशियली अगर बच्चा जब आपसे बात नहीं कर रहा तो आपने खुद अपने दिन के, मैं आज यहाँ गई, आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, ये था। अगर आप स्टे एट होम मदर है तो बताएं, आज मैंने ये बनाया, आपको अच्छा लगा, कल मैं कुछ और चीज़ बना दूँ। हैव दैट कॉन्वर्जेसन, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका कनेक्शन इतना अच्छा होगा कि बच्चा वाकई आपको वैल्यू करेगा, आपकी बात सुनेगा। अगर आप सिर्फ एक डिसिप्लिनिंग फोर्स हैं कि वो दादी के साथ बैठा हुआ है तो आप आके ये करो, कपड़े बदलो, नहाओ, खाओ, तो फिर बच्चा दूर ही होता रहता है, रिजेंटमेंट बढ़ती रहती है, और फिर वो अपनी वही दादी के करीब, या उनको वहाँ से तो स्क्रीन मिल रही है, लाड मिल रहा है। फिर आपने वैसे जो जॉब के हवाले से बात की, आजकल तो खैर माँ बाप जो तब होते थे, माएँ घरों में होती थी, बाप जो थे वो काम के लिए जाते थे। आजकल तो खैर दोनों जॉब पे होते हैं, तो फिर उस टाइम पे किस तरह अपने बच्चों को पालना चाहिए और किस तरह टाइम देना चाहिए? देखिए, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो फिर आपने जिस तरह दोनों बाहर काम करें ना, उसी तरह घर में भी कोशिश करें कि टीम वर्क हो। कि अगर मैं एक बच्चे के साथ बैठी हुई हूँ, या मैं लेट्स सपोज कि मैं आके खाना गर्म कर रही हूँ या मैं खाना सर्व करूँ, और बच्चों को घर के कामों में ज़रूर इन्वॉल्व करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड भी किचन में जाएँ। सो किचन एक ऐसा एरिया नहीं हो कि जहाँ पर सिर्फ खातून जा रही है। अगर आप बाहर काम कर रही हैं तो आप फिर आप अपने घर के माहौल में इंट्रोड्यूस करवाएं कि हस्बैंड भी साथ आ जाए। मैं अगर खाना गर्म कर रही हूँ, चलो वो चाय बना लें, मिल के बच्चों को भी साथ लगाएं। और वही वो 15 मिनट्स वाली टिप के 15-15 मिनट का अक्सर ही होता है कि बच्चियाँ ज़्यादा फादर से क्लोज होती हैं, या अगर बेटे ने कोई बात करनी वो मदर के पास आ जाए, तो वो 15-15 मिनट ज़रूर करें। एक रिचुअल ज़रूर बनाएं घर का, फैमिली टाइम, कि हम चारों बेड से पहले रीडिंग करेंगे। जैसे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिचुअल अब बन गया है, क्योंकि शुरू से हम इसको लेके चले हैं। तो अब बेड टाइम पर ये होता है कि हम लाइट्स डिम कर देते हैं और कोई एक टेबल लाइट या कुछ जला के चारों बैठ के एक साथ रीडिंग करते हैं, सब अपनी अपनी बुक्स। तो उसमें पहले इनिशियली ज़ाहिर है कि हम उनको रीड करवाते थे, तो होता था कि मैं बेटी को करा रही हूँ, वो बेटे को करा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दे कैन रीड देमसेल्व्स। तो वो चारों एक वो बड़ा ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है कि सब अपनी अपनी बुक लेके बैठे हैं और एक क्वाइटनेस है, बट वेयर टुगेदर। कोई उन्होंने वर्ड पूछना है, किसी चीज़ का मतलब आपने बुक्स की बात की, तो मैं आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है बच्चों के लिए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगी आप कि कितना को उनका यूजेज होना चाहिए और क्या इफेक्ट कर रहे हैं उन पर? देखिए, मुझे तो लगता है हमने लोग जो स्क्रीन पे बच्चे लग जाते हैं, या जिस तरह स्कूल्स में भी दिखाई जा रही हैं स्क्रीन के एजुकेशनल और ये सब कुछ, जहाँ तक आपको लगता है ना कि एजुकेशन के तौर पर यूज़ हो रही है, कि आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल वर होम स्कूलिंग, तो अगर मुझे कुछ, मैंने उसको साइंस का पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो मैं छोटी सी एक वीडियो दिखा दूँगी ताकि उसके जहन में एक पिक्चर बन जाए। तो कोई भी चीज़ गुड और बैड नहीं है, आपका यूजेज है कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। मैं लिटरली एयरपोर्ट्स पे देखती हूँ बच्चे बैठ के यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक 3-3 साल के, 4-4 साल के, माएँ साथ बैठी हुई। हमने एक वो स्केप बना लिया ना। एक तो ये माएँ कहती हैं हम इतनी बिजी हैं, हमें ब्रेक चाहिए होता है। तो मेरी आप एग्जाम्पल लें, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं अपना मी टाइम भी करती हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ। और एक दफ़ा आप बच्चों को सही से खेलना सिखा दें तो दे विल बी लॉस्ट इन देयर प्ले, जैसे हम होते थे बचपन में। हमारे पास कौन सी स्क्रीन होती थी, कौन से टीवी होते थे, लेकिन मेरे बच्चे लिटरली घंटों बैठ के खेलते हैं। मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं कुछ बस मुझे उनको बताना होता है बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, शोर नहीं करना, इस तरफ जाके खेलो। तो आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चे बहुत अडेप्टेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्क्रीन ही देनी है। तो यूजेज आपके ऊपर है, आप उनको, जैसे हमने उनको गूगल सिखाया हुआ है कि आपने गूगल यूज़ करना है, किसी चीज़ का ट्रांसलेशन देखना, सुपरविजन में, अकेले नहीं। ये डिवाइस लेके मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठो, गूगल कर लो,
क्योंकि उसको डिक्शनरी ला के दी तो वो कहता है इतना मुश्किल है इसमें से ट्रांसलेशन ढूंढना। तो आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, अपने बच्चों को टेक फ्रेंडली बनाएं, जैसे कोडिंग की कोई क्लास करवा दें, AI की इतनी क्लासेस होती हैं, रोबोटिक्स की क्लासेस होती हैं। तो ये नहीं कि आपने बिल्कुल दूर कर देना, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए आप अच्छी चीज़, बच्चे सारे PS5 पे लगे हुए हैं, बच्चियाँ सारी iPad पर लगी हुई हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। ट्रैश कंजम्पशन है ना, वो एक एडल्ट के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है अगर हम भी कर रहे हैं तो। मैम आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं, तो असल में ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या चीज़? देखिए, लोग इसको ये समझते हैं कि एम्पावर्ड औरत वो है जो एक सर्टन तरह से ड्रेसअप होती है और एक सर्टन गाड़ी से निकलती है और एक सर्टन काम पे जाती है और वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देती है और उसके पास अपना बहुत सारा पैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्पावर्ड का मतलब होता है एम्पावर्ड इन योर चॉइसेस। अगर एक खातून ये चूज़ करती है कि मुझे घर पे रहना है, आई वांट टू बी अ स्टे एट होम मदर, आई वांट टू रेज माय किड्स। मैंने अपनी व्हेन माय सन वाज बोर्न आई वाज 25 और मैंने 8 साल का करियर ब्रेक लिया। आई वाज अ डेंटिस्ट, आई ग्रेजुएटेड एज अ डेंटिस्ट। मैंने 8 साल का करियर ब्रेक लिया। दिस वाज अ कॉन्शियस चॉइस, क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, मेरे इन-लॉज ओल्ड हैं, वो उस तरह बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। तो मैंने अपनी प्रायोरिटाइज़ किया कि मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं वो ब्रेक ले सकती थी, कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो एम्पावर्ड इन द चॉइसेस कि अगर मुझे करियर ब्रेक लेना है, मुझे उस पर जज ना किया जाए कि तुमने डॉक्टरी की डिग्री ज़ाया कर दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे तब भी जज ना किया जाए कि तुम्हारे बच्चे रुल रहे हैं और ये सब कुछ। सो अपनी चॉइसेस में वो कह लें कि मुझे दूसरों की जजमेंट ना फेस करनी पड़े। मैम आपके करीब जो है सिर्फ पैसा कमाना ही आज़ादी है, और अक्सर हमने ये सुना होता है कि आजकल को जिस तरह की अगर हम फिल्में देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं या कंटेंट आ रहा है, उसमें मोस्टली ये कहा जाता है अगर आपकी शादी हो जाए तो हस्बैंड को कहा जाता है कि आप कौन होते हैं मुझे काम से रोकने वाले। तो ये स्टेटमेंट किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत? देखिए, मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है दोनों जेंडर्स के लिए। मर्द तो खैर हमारे कमा ही रहे हैं, बट ख़वातीन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस लेवल पर पहुंचा दें जहां वो कमाने काबिल हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। आज आप हैं टू प्रोवाइड फॉर हर और अपने बच्चों के लिए, बट कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी किस तरफ क्या। तो लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको उस जॉब के काबिल ज़रूर बनाएं, उसके बाद उनका डिसीजन है कि वो काम करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन अगर नौबत आए ना काम करने की, तो वो इस काबिल हो कि वो अपने लिए कमा सके, अपने बच्चों के लिए कमा सके, उसको इधर उधर लोगों की तरफ ना देखना पड़े। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़े मैं कर लूँ, बट फ्रीडम ये नहीं है। फ्रीडम आपकी सोच में होनी चाहिए, आप कितने एजुकेटेड हैं, आप अपनी लर्निंग में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो हर किसी की शायद डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। अब दूसरी बात आ गई कि देखें, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखें ना, तो उसमें 2 टाइप की ख़वातीन दिखाई जाती हैं। एक वो जो बिल्कुल ही रोध हो रही हैं और उनका बिल्कुल ही किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, और एक वो है जो नहायत बदतमीज़ और स्टबर्न, और उनको हम कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है कि वो जो बदतमीज़ी करके कह देंगे कि तुम कौन होते हो मुझसे वो करने वाले। देखें, आपको इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, वो तो एक अलग डिबेट है। द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। योर मैरिज, योर हस्बैंड इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एंड वाइस वर्सा, योर वाइफ इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन। तो ये बात हस्बैंड भी नहीं कह सकता कि तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली, या मैं तो करूँगा, या मैं ये, इसको वाइस वर्सा करके देखें। तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल फाउंडेशन है उस चीज़ की, और फिर उसके पिलर्स हैं ऑनेस्टी, आप एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं, कितनी एफर्ट डाल रहे हैं उसमें। तो बदतमीज़ी तो बिल्कुल उसमें होनी नहीं चाहिए ना। आपको इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं, आप जितनी इज़्ज़त देते हैं उतनी इज़्ज़त आपको मिलती है। आप जब उनसे कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन तमीज़ की हो, हर बात आप डिस्कस कर सकें, वो आपकी सेफ स्पेस हो, आप उनकी सेफ स्पेस हो। तो ये कोई मुकाबलेबाजी वाला रिश्ता नहीं है कि मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और मैं जा सकती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू आर सेटिंग? अगर आपको इतना जहर लग रहा है वो इंसान, तो उसको छोड़ दें। आप उसके साथ है क्यों शादी? आप आपके बच्चे देख रहे हैं या ये वो, मतलब ये कौन सी एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है? मैम, अगर आप पेरेंटिंग के हवाले से अगर रोल डिवाइड करें तो क्या एक फ़ादर का रोल होना चाहिए आजकल के माशरे में, और क्या जो एक मदर का रोल होना चाहिए? देखिए, ये पहले जो एक रोल डिफाइन हुए हुए थे हमारे टाइम पर, तो कि कमाने का रोल हस्बैंड का है और वो सिर्फ फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा, उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं देखेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेगा। जब बच्चा साफ सुथरा होके नहा धो के आएगा तो वो 5 मिनट उससे खेलेगा और बस वापस कर देगा। लाइक रोल बिल्कुल वो नहीं थे कि आपने वालिद साहब के साथ तो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, हमारे इतना डरते थे कि कोई अगर बात कर दी तो,
क्योंकि वो क्रिएट किया हुआ था एक कैरेक्टर कि अब्बू को बता दूंगी, तो हाँ वो एक खौफ क्रिएट किया हुआ था कंट्रोल करने के लिए कि अगर स्पेशली लड़के हैं तो वो तो कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो वो एक अब्बा का डर बनाया जाता था कि, और अब्बा को कहते थे कि आपने सीरियस रहना है, ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, तो वो अपने कैरेक्टर में रहते थे वाले साहब। तो अब देखें जो आप कह रहे हैं ना कि ये पेरेंटिंग में देखें जो आपके बच्चे हैं ना, अगैन उनके लिए आप वो जितना आपके लिए ज़रूरी है ना, आप उनके लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर वो किसी भी मसले में पढ़ के एडवाइस के लिए नहीं आ रहा है तो आपने उनको बेहतरीन एडवाइस से महरूम कर दिया है। तो वो आपके पास एडवाइस के लिए कब आएंगे, जब आप उनकी एक कंफर्टेबल स्पेस है। और आप देखें लड़कों को कितनी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में गाइडेंस की, हेल्प की, उस सपोर्ट की, बट वो पेरेंट के साथ, फादर के साथ क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है तो वो फिर पेयर्स में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं और गलत चीज़ों में पढ़ते हैं। तो अगर एक फ़ादर एक ऐसी सॉफ्ट स्पेस है जो गुस्से में नहीं है हर वक्त, जो एंग्री नहीं है, जो डांट नहीं रहा, जो गुस्सा नहीं कर रहा, तो जितना आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे उतना आप अपने बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फादर्स ने ये समझना है कि आप हेल्प नहीं कर रहे हैं अपनी बीवी की, अगर आप बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, आप अपने, और वही जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये मदर्स के लिए, ये फादर्स के लिए कि मैं आज जितना टाइम दूंगी, जितनी मोहब्बत दूंगी, जितना कनेक्शन अच्छा होगा, कल को वो बच्चे पलट कर मुझे भी उतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देंगे। मैं सख्ती से तो इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं ले सकती उनसे। सही। मैम आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी काम कर रही हैं, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है अपनी, ये प्रोफेशनली ज़्यादा है कि पर्सनली ज़्यादा है? देखिए मुझे लगता है कि प्रोफेशनली तो यू कैन डिफाइन इट फॉर योरसेल्फ कि मुझे प्रोफेशनली कितना ज़िंदगी में आगे जाना है। किस तरह नापा जा सकता है कि अगर आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं तो ही आप सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हैं कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं? देखिए आप हर इंसान जो है ना वो एक सोसाइटी की डेफिनेशन पे नहीं चल सकता। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, एनालाइज योरसेल्फ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे लाइफ से चाहिए क्या। अगर तो मैं प्रोफेशनली बहुत एक्सेल करना चाहता हूँ अपने करियर में तो मेरा क्या स्टेप्स है टू रीच दैट गोल। इसी तरह पर्सनल लेवल पे भी यू कैन सेट योर गोल्स कि यू कैन सेट योर स्पिरिचुअल गोल्स कि अगर मैं 4 नमाज़ें पढ़ रही हूँ तो मैंने 5 नमाज़ें शुरू करनी है, आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर काम करूँ। अगर मेरी रूटीन में कुरान नहीं है मैं वो ऐड करना चाहती हूँ। अगर मैं बच्चों के साथ कम टाइम गुजार रही हूँ तो मैं वो बेहतर कर लूँ। तो ये तो मैं अपने हिसाब से डिफ़ाइन करूँगी ना कि मैं वो सबके इंडिविजुअली होगा। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन बहुत ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ बहुत ज़रूरी होती है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होती है। बट सबसे खूबसूरत रूटीन वो होती है जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड हो। आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप कैसे कर रहे हैं, तो मैंने अपना पूरा वीक प्लान किया होता है कि हफ्ते में 3 दिन मैंने सेशंस करने हैं, एक दिन मैंने पॉडकास्ट करनी है, एक दिन मैंने बच्चों को बाहर लेके जाना है, एक दिन मैंने अपना कुछ करना है। सो यू हैव टू सेट योर गोल्स। एक दिन जैसे अगर मुझे इन लॉज में जाना है तो वहाँ जाना है, तो यू कैन जस्ट सेट योर गोल्स एवरी डे, यूटिलाइज योर टाइम। आपका टाइम सबसे ज़रूरी है, उसको यहाँ वहाँ वेस्ट ना करें इधर उधर की बातें करने में, फ़ोन पे बातें करने में, खाला का फ़ोन आ रहा है और उसका फ़ोन आ रहा है। अपने वक्त की इज़्ज़त करें, अपने टाइम। आपके करीब कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी है एक काम नर्वस सिस्टम और इमोशनली रेगुलेटेड इंसान मैं ख़ुद बनूँ। अपने बच्चों को एक सुकून और एक फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है ना आपका, वो पैसे से नहीं आता। वो सुकून पैसा तो कहते हैं आजकल बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर तो खुशी, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। देखिए बहुत कुछ है, आई एग्री विद। पैसा कैन गेट यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, आपकी ज़िंदगी में पावर आती है टू मेक चॉइसेस कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना। अगर मेरे पास पैसा नहीं है फिर तो मैं डिसीजंस नहीं ले सकती ना, फिर तो मैं मजबूर हूँ वो काम करने के लिए। लेकिन जो रियल सेटिस्फैक्शन है ना, उसका बहुत रोल है इनर वर्क से, सेल्फ वर्क से, जिसको हम कहते हैं ना कि कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड। अपनी ज़िंदगी में शुक्र का एलिमेंट लेकर आना, अपने नर्वस सिस्टम पे काम करना। जो हम एक जल्दी में लगे रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक उसमें रहता है, बस कॉन्स्टेंटली एक रश में, हाँ हड़बड़ी में रहता है। तो यू कैन स्लो डाउन योर नर्वस सिस्टम, मेडिटेट करें, स्लो डाउन योर बॉडी। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ज़िंदगी में ये है कि आपका नर्वस सिस्टम काम है, आपकी बॉडी सुकून में, आपका घर एक पीसफुल, एक स्लो मोड में। हम बच्चों के पीछे नहीं नस रहे कि ये करो वो करो, कपड़े उठाओ, जूते उठाओ। You know, just having a calm and relaxed routine, slowing down is my goal। क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है वो इतनी भागम दौड़ गुजरी है कि अब पढ़ लिया, अब कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी, अब शादी, तो बस हमें भगाते रहते हैं एक रेस में ना। मैम वैसे ये रेस के हवाले से बात करूँ, एक हमने देखा अपने माशरे में, वालिद साहब बच्चों के लिए कमा रहे थे, बच्चे बड़े हुए वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। टेंशन ली ये सब ने कि यार अगले आने वालों के लिए कोई जायदादें बना दें। आपको क्या लगता है ये कितनी रियल टेंशन है?
देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ये ज़रूरी है। आपका जो रोल है, आप अपना रोल निभाएं। रोल आपका ये है कि आपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। उसके लिए उनके लिए जायदादें ना बनाएं, उनके लिए टाइम निकालें कि उनको स्किल्स सिखाएं। आप जो है ना, एक फादर जब टैक्स फाइल करना अपने बच्चे को सिखाता है, स्कूल तो सिखा ही नहीं रहा ना, कभी नहीं। तो यू टेक आउट द टाइम और अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें, आप पेन लेने जा रहे हैं, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, अपने बेटे को साथ ले जाएं, अपनी बेटी को साथ ले जाएं। अपनी कॉन्वर्जेशन में अगर आप अपने करियर में इतने डूबे हुए हैं कि आप 9 बजे घर आ रहे हैं कि मैं इसके लिए पैसे कमा रहा हूँ, तो वो पैसा तो उसने आगे ही लगाना है, क्योंकि आपने उसको टाइम तो दिया ही नहीं, ठीक है। और वो उसने नहीं कमाया तो वो उसकी कदर भी नहीं करेगा। जब आप खुद पैसे कमाते हैं ना, तो आपको पैसे की वैल्यू समझ आती है, एंड यू रिस्पेक्ट इट, एंड यू इवन इफ़ यू आर स्पेंडिंग इट ऑन योर सेल्फ, आप एक मोहब्बत से अपने ऊपर खर्च करेंगे, आपको कदर होगी उस पैसे की। और आप उनको बना के जायदादें दे दें, जिसने लुटा देनी है वो तो वैसे ही उधर उधर रोल देगा। और अगर वो वैल्यू करने वाला, आप उसको वैल्यूज़ देंगे, आप उसको फैमिली वैल्यूज़ सिखाएंगे, तो फादर्स और मदर्स को अपनी रोल समझना है कि हमने इनको वैल्यू सिस्टम देना है, हमने इनको फेथ देना है, हमने इनको सारे अंबिया के किस्से सुनाने हैं, हमने इनके अंदर कल्चरल वैल्यूज़ डालनी है जो इनको पूरी ज़िंदगी इनकी रूट्स में इनको ग्राउंडेड रखेगा, कि मैं आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, कि मैं कौन हूँ, या मेरी बैकग्राउंड क्या है, या हमारा कल्चर क्या है, या रिलीजन हमारा क्या है, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ उनको पढ़ाएं वक्त निकाल कर, ताकि वो अपना हलाल हराम डिफ्रेंशिएट कर सके। आप तो पूरी ज़िंदगी उसके सर पर नहीं होंगे उसको बताने के लिए कि बेटा रिश्वत नहीं लेनी, ये नहीं करना, वो नहीं। उसको पता हो, उसको इंडिपेंडेंट बनाए, वो अपने फैसले खुद करे, वो अपना पैसा खुद कमाए, वो फैसलों सब कुछ खुद बनाए। फैसलों से एक चीज़ याद आई है, आजकल पेरेंट्स जो है वो करियर चॉइसेस भी खुद ही करते हैं। क्या ऐसी चीज़ें उनको करनी चाहिए कि या तो वो सही डिसीजन ले, या तो उनको पता लगे कि यार मेरा बच्चा इस काबिल है, या बच्चों को खुद पता लग जाए कि यार मेरा ये गोल है और ये मैंने पूरा करना है। देखिए, वही वाली मैं बात करूंगी दोबारा कि आपका काम है तराशना उनको। हाँ, उनको आप उस डायरेक्शन में लेके जाएं जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। अगर मैं उसको फोर्स करके धक्के मार के यहाँ ले भी जाऊँ एक करियर फील्ड में, वो पैसे बेशक कमा लेगा, कामयाब भी हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा। हम कितने लोगों को देखते हैं जो ऐसे करियर्स में हैं जो वो करना ही नहीं चाहते, फिर वो काफ़ी 10-20 साल बाद जब पैसे कमा लेते हैं, फिर वो अपना वो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, या वो अपना आर्ट्स का काम शुरू करते हैं, पेंटिंग शुरू करते हैं। सो उनके जो पैशन है ना, उसको फ्लरिश करें। और होम स्कूलिंग में भी यही होता है कि बच्चा जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है ना, आप उसको वहीं लेके जाते हैं, आप उसको धक्के मार के एक ही लाइन पे, एक ही लकीर पे नहीं चलाते हैं। सो कामयाबी जो अगेन वही वाली है कि पैसे कमा लेगा, सब कुछ होगा, पर खुश नहीं होगा। खुश नहीं होंगे, तो खुशी ज़रूरी है। सही। मैम, आपका कोई रोल मॉडल जिसे आप फॉलो करती हैं? तो जब मैंने ये अपना काम शुरू किया था, तो मेरी सबसे बड़ी, मैं कासिम अली शाह को सुनती थी। सर कासिम को बहुत शौक से। मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल को सुनती हूँ। मैं ERDC के हैं सर सलमान सिद्दीकी, उनको मैं सुनती थी। तो मैं सुनकर ऐसे उसमें चली जाती थी कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितने पैशन से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि एक दिन आई विल बी सिटिंग हियर एंड गिविंग कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरा इंटरव्यू हो रहा होगा। तो हमेशा जो है ना, अपने गोल्स पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाए, अच्छा काम करते जाए, अल्लाह ताला खुद ही आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है जब आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं। बेशक। मैम, जाते जाते एक लास्ट सवाल जो आजकल का बड़ा एक मुद्दा बनता है और अक्सर जो है ना डिस्कशन होती है इस चीज़ पे, शादी जल्दी होनी चाहिए कि लेट होनी चाहिए? मेरे यार ये अगेन ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, बट नहीं, आप मुझे अगर एक जिसे कहते हैं ना लॉ के हिसाब से, लॉ वो वाला लॉ नहीं कि जो हमारा कानून कहता है, एक असूली तौर पे जो चीज़ होनी चाहिए। देखिए, मैं अपनी एग्जांपल, मेरी शादी को अभी 12 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह दिसंबर में। तो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 22 और उस टाइम पे कुछ अरसे बाद मुझे लगता था कि मेरी जल्दी शादी होगी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम है, इतनी स्पेस है, बच्चे एक सर्टन उसमें पहुँच गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट अगेन इंडिविजुअल चॉइस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करियर और वो चीज़ें बात के लिए कर सकते हैं तो टाइम से कर लें, स्पेशली ख़वातीन के लिए कि आपके बच्चे टाइम से हो जाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होती है। अभी जिस तरह वंस यू टर्न 30 आपकी वो डिक्लाइन आता है एनर्जी में, हर चीज़ में। तो मुझे लगता है कि बहुत मेरे अंदर स्ट्रेंथ होती थी, बहुत मैं स्ट्रांग होती थी, हर वक्त बच्चा उठा के सारे काम मैं कर रही होती थी। तो एक टाइम से अगेन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा है, तो वक्त से अगर शादी हो जाए, वक्त से बच्चे हो जाएं, देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कंटिन्यू व्हाटएवर यू वांट। मैम, लास्ट
एडवाइस या मैसेज जो हमारी यूथ को आप देना चाह रही हो? मेरा आई थिंक सबसे बड़ी ज़िंदगी की लर्निंग दो मैं एडवाइस दूंगी। एक ये कि फेलियर से घबराना नहीं है। ज़िंदगी में फेलियर आएगी, जो आप कह रहे हैं ना करियर चॉइसेस में भी गलत करियर भी चूज़ कर लिया, क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। अपने फेयर्स को फेस करें और उससे एक तो फेलियर से नहीं घबराएं, अपने फेयर्स को फेस करें। सारी ज़िंदगी डर में गुजारे नहीं, उसमें जंप इन करें और उसको एक दफ़ा फेस कर लें। एक दफ़ा वो कहते हैं ना मुकाबला कर लें उसका, और फिर आप देखेंगे आपकी एक रीबर्थ होती है, आप एक नई तरह से इवॉल्व करते हैं। और दूसरी एडवाइस ये कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उनको एक्सेप्ट कर लें। या तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मैं इसको नहीं बदल सकता, इस इंसान को, इस सिचुएशन को, इस जो भी हो रहा है अभी, तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ और अपनी ज़िंदगी में दूसरी डायरेक्शन में फोकस करूँ, उसको साइड में कर दूँ, एक दफ़ा लेटिंग गो ऑफ दैट। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई और इतने मुफीद मशवरे हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह मैम ने कहा है कि पेरेंटिंग जो है ना बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। अपने बच्चे को टाइम दें, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, और ना ही जो है ये डांट डबट और पनिशमेंट जो हम अक्सर कहते होते थे कि यार माँ बाप में सख्ती होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इतना फ्रैंक रहें कि कम से कम वो आपके साथ बात शेयर कर सकें। कोई अगर कोई उन्हें मसला आ रहा है वो आपके साथ शेयर करें और आप उनको मशवरा दें, बजाय कोई ऐसा बंदा कि शायद उसके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।